हाँ तो बच्चों, हम आपको प्रेमचंद जी का जीवन परिचय करा चुके हैं। आज हम उनके द्वारा रचित कहानी मंत्र का सारांश आपको समझाएंगे। आप उसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। चलिए, मंत्र। प्रेमचंद जी द्वारा लिखित मंत्र कहानी एक हृदय स्पर्शी कहानी है। यह कहानी उनके कथा संग्रह मानसरोवर से ली गई है। मंत्र कहानी मानवीय संवेदनाओं के अंतर्द्वंद और प्रतिपक्षी के अपकार को भूलकर भी उसके हित की विलक्षण भावना जागृत करने वाली एक ऐसी प्रेरणात्मक कहानी है जो व्यक्ति को त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भाव जैसे महान गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए, इसका सारांश हम समझते हैं। डॉक्टर चड्ढा की जो नियमित दिनचर्या थी, एक डॉक्टर चड्ढा हैं इसमें, उनके बारे में बताया जा रहा है कि डॉक्टर चड्ढा अपने शहर के माने हुए डॉक्टर थे, लेकिन वह समय व नियमों के बड़े पाबंद थे। वह प्रतिदिन प्रातःकाल मरीजों को देखते थे और शाम को गोल्फ खेलने जाया करते थे। एक दिन शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे। उसी समय एक बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को लेकर उनके पास आता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा के गोल्फ खेलने का समय था, इसलिए उन्होंने उसको नज़रअंदाज कर दिया और उसको देखने से मना कर दिया और वो गोल्फ खेलने के लिए चले गए। बेचारा भगत गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो उसको बीमार छोड़कर चले गए। बूढ़ा भगत उनके इस अमानवीय व्यवहार को देखकर दंग रह गया और निराश होकर पुत्र को वापस घर ले गया। जिस डॉक्टर चड्ढा की बूढ़े भगत ने इतनी प्रशंसा सुन रखी थी, उसकी निर्ममता और दयाहीनता को देखकर वह हैरान रह गया। अंत में इलाज के अभाव में उसका पुत्र मर गया, जो उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को तरह तरह के सांप पालने का शौक था। उसका एक पुत्र था बच्चों, किसका? डॉक्टर का। वो उसका शौक क्या था? सांप पालने का। वह उन्हें पालता, नचाता और उनके साथ खेलता था। उसे सांपों की जड़ी बूटियों एकत्र करने का भी बड़ा शौक था। डॉक्टर चड्ढा के पुत्र की 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जिसे मनाने के लिए शहर के बड़े बड़े रईस लोग आए हुए थे। तभी कैलाश की सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाली लड़की मृणालिनी, जो बचपन से ही उसके साथ पढ़ी थी, उससे बहुत प्रेम करती थी। किससे? कैलाश से। वहाँ उपस्थित हुई और कैलाश से उसके सर्पों को दिखाने का आग्रह करने लगी। कैलाश रात के समय तथा लोगों की भीड़ भाड़ होने के कारण सर्पों को निकालना नहीं चाहता था, लेकिन मृणालिनी ने जिद की तो उसने सर्पों को दिखाना प्रारंभ कर दिया। मित्रों ने बार बार उकसाने पर वह स्थिति समझ भी गई और सर्प देखने से इनकार करने लगी। अब कैलाश ने समझा कि वह गुस्से में आकर मना कर रही है। कैलाश ने सर्पों के दरवाजे के पास जाकर महुअर बजाया तथा एक एक कर सभी सांपों के करतब दिखाने लगा। मित्रों के यह कहने पर कि इसके दांत तोड़े हुए हैं, उसने अपने मित्रों को विश्वास दिलाने के लिए उस जहरीले सांप की गर्दन दबाई और जोर से दबाया, जिससे जो नाग था उसने उसको डस लिया, यानी उसको काट लिया।
जड़ी बूटी पीस कर पिलाए जाने पर भी कैलाश की हालत बिगड़ती ही गई। उसका इलाज शुरू हो गया उसके बेटे का, लेकिन उसकी स्थिति नहीं सुधर पाई। रोना पीटना शुरू हो गया। तब लोगों ने झाड़ फूंक व तंत्र मंत्र द्वारा इलाज करवाने को कहा। तब डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि चाहे कोई मेरी सारी दौलत की क्यों ना ले ले, लेकिन मेरे पुत्र को ठीक कर दे। एक झाड़ने फूंकने वाले को बुलाया जाता है जो सांपों के काटे हुए लोगों को सही करता था, लेकिन कैलाश की हालत उससे भी नहीं सुधर पाई, यानी वो उसका इलाज नहीं कर पाया। डॉक्टर चड्ढा और उनकी पत्नी परेशान हो गए। डॉक्टर चड्ढा ने बेटे को सांप के काटे जाने की बात बताई तथा उसे झाड़ फूंक के लिए चलने को कहा। तब बूढ़े ने कहा कि ये वही डॉक्टर चड्ढा है जिनके पास मैं अपने बेटे को लेकर गया था। यानी कहाँ पहुँचे डॉक्टर चड्ढा? उसी बुड्ढे के पास, उसी भगत के पास जिसका बेटा उन्होंने नहीं देखा था। किसी ने बताया कि वो जो है सर्पों का इलाज करता है, तो वो वहाँ जाते हैं अपने पुत्र की खातिर, और उनके पैरों में अपनी हाँ, वो जब बुढ़ा तो फिर जाते हैं तो वो बुढ़ा जो है उसको सारी बातें याद आ जाती हैं कि मैं भी इनके पास गया था अपने बेटे को लेकर, लेकिन इन्होंने मेरे बेटे को नहीं देखा, अंत में मेरा बेटा मर गया था, तो मैं भी इनके बेटे के इलाज के लिए नहीं जाऊंगा। ये उसने बुढ़े ने अपने मन में सोचने लगा। बूढ़े भगत ने उस व्यक्ति को वापस भेज दिया। किसको? जो व्यक्ति एक संदेश लेकर आया था कि तुम चलो, तुम्हें मनमाना पैसा मिलेगा और तुम डॉक्टर के चड्ढा के पुत्र को जाकर सही कर दो। लेकिन उसने मना कर दिया। किसने? भगत ने। लेकिन उसे चैन नहीं मिल रहा था। ऊपर से तो वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि कुछ दिन बाद जाकर डॉक्टर चड्ढा का हालचाल पूछेगा कि बेटे का दुख कैसे झेला जाता है। चाहे मेरे बेटे की बचने की हालत नहीं थी, किंतु उसने देखने से इनकार करके अपने पैसे के प्रति न्याय नहीं किया। बूढ़ा भगत बार बार उठता और फिर बैठ जाता। अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और वह यह सोचकर चल पड़ा कि देखूं पुत्र शोक में अमीर लोग कैसे रोते हैं। चलते चलते बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्ढा के द्वार पर पहुंचा और लड़के को दिखाने को कहा। डॉक्टर चड्ढा ने कहा कि अब तो 3-4 घंटे हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर भी चलकर देख लो। भगत ने लड़के को देखकर उसका इलाज शुरू कर दिया और सुबह होते होते कैलाश उठकर बैठ गया, यानी वो बच गया, जिंदा हो गया। बूढ़े ने चिलम भी अपने तमाकू से पी और चुपचाप बिना बताए वहां से निकल लिया। कौन? भगत। अब डॉक्टर चड्ढा भी उसे पहचान गए थे और उस दिन के लिए पश्चाताप कर रहे थे जब उन्होंने भगत के बेटे को देखने से मना कर दिया था और गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। मुझे हाँ, वह जो भगत था वह बहुत स्वाभिमानी था। वह मुझसे कुछ नहीं लेगा, वो डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर उसको बहुत सारा इनाम देना चाहते थे क्योंकि उसने उसके पुत्र की जान बचाई थी। लेकिन उस डॉक्टर चड्ढा ने भी कहा कि वो जो बूढ़ा भगत है वो बहुत ही स्वाभिमानी है, जो मैं उसको देना चाहता हूँ वो कभी नहीं लेगा। लेकिन उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है जो जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगी, अर्थात अब मैं जीवन भर दीन दुखियों की सेवा करूँगा। ऐसा संकल्प किसने लिया? डॉक्टर चड्ढा ने, है ना। भगत की सज्जनता सराफत देखकर डॉक्टर चड्ढा का जो व्यवहार था वो अब बदल चुका था। यही इसका सारांश है बच्चों, ठीक है। अब इसके पीछे पैराग्राफ्स हैं आपकी बुक में, ठीक है। इसके प्रश्नोत्तर आप करेंगे। पहला है, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका
ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक उसको नहीं हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो ये आपका पैराग्राफ है बच्चों, आपको मैंने सारांश समझा दिया है। ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, आपको पता है, आप लिख सकते हैं, आपने पूरा लेसन पढ़ लिया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। केवल जिन पर अंडरलाइन हो रही है बच्चों, वह उन पुराने जमाने के जीवों में था। ठीक है, केवल इसका तैयार रहते थे, यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या समझानी है, इसकी व्याख्या जो है लिखनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये हो गया। भगत को किस बात पर विश्वास न आता था? ऊपर पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेंगे और आप इसी में से इसके उत्तर ढूंढेंगे। कौन सा अनुभव भगत को अब तक नहीं हुआ था? अगला है, पुराने जमाने के लोग कैसे होते थे? गद्यांश के आधार पर भगत के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी भगत कैसा था, है ना? तो बूढ़ा भगत कैसा था बच्चों? निश्चल, निर्मम, परोपकारी, है ना, और दूसरों की सहायता करने वाला स्वच्छ हृदय का व्यक्ति था। ठीक है, बाकी इस पैराग्राफ में आप क्वेश्चन ढूंढेंगे, करेंगे, और जो भी दिक्कत आए वो आप मुझसे पूछेंगे। धन्यवाद।